औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम dear students. Yesterday we learned about image maps. We learned how we can make image map by splitting our image into different regions and make them hyperlink. In today's lecture, we are going to start our chapter number 5, that is about frames and forms. First of all, we start learning with frames. What are frames? A frame is a container window that can display a web page. इससे पहले आप अपने वेब पेज के कंटेंट्स को जब देखते थे तो वो ब्राउज़र विंडो के ऊपर ओपन होते थे। उसमें फ्रेम हम यूज़ नहीं कर रहे थे। फ्रेम के बगैर भी हम अपने कंटेंट्स को देख सकते हैं, लेकिन फ्रेम्स का जो बेसिक पर्पस है, अगर आप अपने वेब पेज को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उन सेक्शंस में से कोई एक सेक्शन जो है वो डायनामिक हो, मतलब उसमें न्यू पेज अगर आप लोड करें तो उसके अंदर हो, लेकिन बाकी सारे सेक्शंस जो हैं वो स्टैटिक रहें, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आपके सर्वर पे लोड कम पड़ता है, बाकी पेजेस बार बार लोड नहीं होते, सिर्फ एक सेक्शन जो है वो लोड होता है। A web page may consist of many frames. Each frame in the browser window can display different web pages. Many web pages can be displayed at the same time by using frames. ठीक है कि अगर हम काफ़ी सारे वेब पेजेस देखना चाहते हैं मुख्तलिफ सेक्शंस में, यानी पेज आपका ब्राउज़र एक ही ओपन हुआ हो, उसके ऊपर मेन पेज एक ही हो, लेकिन उसके सेक्शंस बने हुए हों और उन सेक्शन में मुख्तलिफ वेब पेजेस अपीयर हो रहे हों, तो हम फ्रेम्स का यूज़ करते हैं। Frame is used to break the web page into different sections. These sections work independently but appear simultaneously in the browser. ठीक है कि ये वर्किंग इनकी डिफरेंट है, लेकिन जो ये अपीयर होते हैं ये सेक्शन सारे हमें एक साथ ही नज़र आ रहे होते हैं। फ्रेम्स वर फॉर इंट्रोड्यूस्ड विद नेटस्केप नेविगेटर 2.0। सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस करवाया था नेटस्केप नेविगेटर वालों ने। दे आर एक्सेप्टेड वाइडली बाय मोस्ट ऑफ द ब्राउज़र्स। फिर बाद में बाकी ब्राउज़र्स ने भी इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। फ्रेम्स कैन बी पावरफुल इन डिज़ाइनिंग द वेब पेजेस इफ़ दे आर यूज्ड प्रॉपरली। The frames usually are used for site navigation as follows. The title frame appears at the top of the web page. यानी जब हम अपने फ्रेम्स का यूज़ करते हैं तो किस तरह से करते हैं कि यूजुअली हम टाइटल फ्रेम को सबसे ऊपर रखते हैं। The navigational frame appears on the left side of the page. मीन्स के जो आपके ऐसे फ्रेम्स जो आप किसी को लिंकअप करवाना चाह रहे हैं, लिंक्स बनाना चाह रहे हैं जिनके ऊपर, तो आप उनको लेफ़्ट साइड पे रखते हैं और थर्ड पे द कंटेंट
कंटेंट्स फ्रेम अपेयर ऑन दी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वेब पेज, और जो कंटेंट्स फ्रेम जो एक्चुअल वेब पेजेस जो अपेयर होंगे वो रिमेनिंग पार्ट यानी वो पे राइट पार्ट बनता है उधर जो है रखे जाते हैं। फ्रेम्स यूज़ करने का फ़ायदा क्या है कि हम पेज के किसी पार्ट को स्टैटिक रखना चाहें तो उसको स्टैटिक रख सकते हैं, किसी पार्ट को हम डायनामिक रखना चाहें तो हम उसको डायनामिक रख सकते हैं। इसके अलावा साथ ही साथ बहुत सारे पेजेस हम एक ही ब्राउज़र में देख सकते हैं, ये एक फ़ायदा है हमें। और तीसरी बात ये है कि सर्वर के ऊपर लोड जो है वो कम हो जाता है फ्रेम्स के इस्तेमाल से, कि इसमें सारे जो पेजेस नज़र आ रहे हैं किसी को हम लोड करवाना चाहें सिर्फ वो लोड होगा, बाकी सारे जो हैं वो स्टैटिक रहेंगे। तो चौथा इसका फ़ायदा ये है कि ये एक नेविगेशनल टूल हमें प्रोवाइड कर रहा है, यानी हम एक ही पेज पे हम फ्रेम का यूज़ करते हुए किसी सेक्शन में हम लिंक्स बना के हम डिफरेंट पेजेस जो है वो देख सकते हैं, एक पेज से दूसरे पेज में मूव कर सकते हैं, कंटेंट्स जो हैं वो हम किसी दूसरे पेज में लोड करवा सकते हैं। डिसएडवांटेजेस की बात आती है तो फ्रेम्स में पहला डिसएडवांटेज ये है कि सर्च इंजन डू नॉट इंडेक्स द वेब पेजेस विद फ्रेम्स। तो सर्च इंजन की जो इंडेक्सिंग है, यानी ये मैं आपको इस तरह से बताऊंगी कि जब आप कोई गूगल करते हैं, कोई चीज़ सर्च करते हैं, तो आप देखते हैं कि जो पहले पहले टॉप मोस्ट जो लिंक्स आ रहे होते हैं तो वो क्या है कि उन पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा जो है लोग उनको जो है वेबसाइट को देख रहे हैं, तो उसकी उनकी इंडेक्सिंग ज़्यादा हुई हुई है, उनकी नंबर 1 पे, 2 पे, 3 पे। तो जब हम फ्रेम्स यूज़ कर लेते हैं तो वो वेब पेज सर्चिंग में बहुत पीछे चले जाते हैं, उनकी इंडेक्सिंग नहीं करता क्योंकि सर्च इंजन। सेकेंड डिसएडवांटेज ये है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रिंट द कंटेंट ऑफ द ऑल फ्रेम्स एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल वेब पेज, कि जब एक वेब पेज होता है उसका प्रिंट लेना होता है तो हम इजीली ले लेते हैं, जब बहुत सारे फ्रेम्स बने हुए होंगे, पेजेस डिवाइड हुए हुए होंगे तो उनकी प्रिंटिंग जो है वो मुश्किल हो जाएगी। और तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि मोस्ट ब्राउज़र डू नॉट अलाउ टू बुक मार्क एन इंडिविजुअल फ्रेम पेज, कि बुक मार्किंग जब हम करते हैं यानी अपने कोई पेज को हम अपना फेवरेट पेज बनाते हैं, तो जब हमने फ्रेमिंग की हुई होगी तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमने कौन से सेक्शन को जो है वो फेवरेट बनाना है, तो पूरा का पूरा पेज तो हम कर लेंगे बुक मार्क, लेकिन फ्रेम जिसको हम करना चाह रहे हैं वो नहीं कर सकते। तो अब बात आती है कि फ्रेम्स हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले है फ्रेम सेट टैग। फ्रेम सेट इज़ अ कंटेनर और प्लेस होल्डर फॉर मल्टीपल फ्रेम्स इन सेम ब्राउज़र विंडो। फ्रेम सेट टैग इज़ यूज टू डिफाइन द स्टाइल एंड नंबर ऑफ फ्रेम्स इन अ पेज। तो बेसिकली फ्रेम सेट टैग का जब हम यूज़ करते हैं तो ये एज ए कंटेनर वर्क करता है कि हम मल्टीपल फ्रेम्स जो हैं वो इसके अंदर रखवा सकें। एक ब्राउज़र में जब हमने मल्टीपल फ्रेम्स रखने हैं तो उसके लिए फ्रेम सेट टैग जो है वो यूज़ होता है। The rows and columns attributes of frameset are used to specify the frameset characteristics. The frameset can be specified as columns or rows but not both. यानी कि अगर हम अपने फ्रेम्स में डिवाइड करना चाह रहे हैं अपने वेब पेज को, तो फ्रेमसेट टैग में हम इसके जो एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हैं वो रोज़ हैं या कॉलम्स हैं, या तो हम अपने वेब पेज को रोज़ में डिवाइड कर दें यानी मुख्तलिफ रोज़ के फ्रेम्स बना लें रो वाइज, या हम कॉलम वाइज फ्रेम्स बना सकते हैं, दोनों नहीं बना सकते एक वक्त में। आगे फिर नेस्टिंग होती है फ्रेम्स की, उसमें फिर हम अगर हम करना चाहते हैं दोनों वाला काम तो कर लेते हैं, लेकिन नेस्टिंग के बगैर जो है या आप कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं या सिर्फ रोज़ में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये इसके
एट्रीब्यूट्स हैं। सबसे पहले एट्रीब्यूट रोज़, इट डिवाइड्स द स्क्रीन इनटू मल्टीपल रोज़। इट्स वैल्यू कैन बी गिवन एज नंबर ऑफ पिक्सल्स में भी हम दे सकते हैं। परसेंटेज ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन के लिहाज से हम कितनी परसेंटेज फ्रेम को देना चाह रहे हैं वो दे सकते हैं। स्टेरिक सिंबल टू इंडिकेट ऑल रिमेनिंग स्पेस, और जो बाकी स्पेस बचती है यानी 30%, हमने 3 सेक्शन बनाए, 30% एक के, दूसरे फ्रेम के भी 30%, ये 60% हो गए। बाद में लास्ट जो इतना भी बचा 40% हम ना लिखें, हम स्टेरिक लगा के वो हम शो करवा सकते हैं। उसके बाद बिल्कुल उसी तरह अगर हम कॉलम वाइज फ्रेम्स को डिवाइड करना चाहते हैं तो बिल्कुल उसी तरह नंबर ऑफ़ पिक्सल में हम कर सकते हैं, परसेंटेज और स्टेरिक का यूज़ करते हुए। उसके बाद है बॉर्डर एट्रीब्यूट, इट स्पेसिफाइड द विड्थ ऑफ द बॉर्डर इन पिक्सल्स ड्रॉन अराउंड द फ्रेम्स। यानी फ्रेम्स को अगर आप बॉर्डरिंग करना चाह रहे हैं कि कैन की जो है विड्थ थोड़ी सी आ जाए, बॉर्डर बन जाए, तो फिर आप ये एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट है फ्रेम स्पेसिंग, इट स्पेसिफाइज द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन द फ्रेम्स इन पिक्सल्स। कि अगर आप फ्रेम्स के बीच में स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं, और ये वैल्यू भी पिक्सल्स में जो है मेंशन की जाएगी। एग्जाम्पल देखें, फ्रेम सेट लिया, फ्रेम सेट का टैग यूज़ किया, उसके बाद रोज़ एट्रीब्यूट यानी रो वाइज हमने डिवाइड किया, 40%, कोमा 40% और बाकी बचा 20%। यहाँ स्टेरिक भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेम सेट का क्लोजिंग टैग। तो ये आपका जो है, आपकी जो ब्राउज़र विंडो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। कि जैसे ये आपकी ब्राउज़र विंडो है तो उसके, क्योंकि रो वाइज किया है हमने 40%, 40% और नीचे 30%, एक ये पोर्शन, एक ये पोर्शन और 30% का ये पोर्शन जो है आपका ब्राउज़र जो है वो डिवाइड हो जाएगा। लेकिन इसके साथ फिर हमें अपने फ्रेम टैग को भी लगाना ज़रूरी है, ऐसे आपको पता नहीं चलेगा कि अभी डिवाइड कैसे हुआ है। तो ये दूसरी एग्जांपल अगर आप देखें, ये वाली, तो इन्होंने कॉलम वाइज डिवाइड किया हुआ है, 40%, 30% और स्टेरिक। तो जैसे आपका अगर ये वेब पेज है तो 40% ये बन गया एरिया, 30% ये बन गया एरिया, और स्टेरिक में ये रिमाइंडर जो भी जगह बची है। नेक्स्ट देखें, इसके बाद जो हमने लगाना होगा टैग फ्रेम सेट के अंदर वो है फ्रेम टैग। फ्रेम टैग इज़ यूज टू स्पेसिफाई द वेब पेज दैट विल बी डिस्प्लेड इन दैट फ्रेम। फ्रेम टैग इज़ यूज विद इन फ्रेम सेट टैग। एट्रीब्यूट्स हैं इसके डिफरेंट। पहले है सोर्स एट्रीब्यूट, इट स्पेसिफाइज द पेज टू बी डिस्प्लेड इन द फ्रेम। यानी यहाँ पे आपने क्या देना है, अपने सोर्स पेज का लिंक देना है। यानी कोई HTML पेज है आपका तो आपने यहाँ पे स्पेसिफाई कर देना है। उसके बाद है मार्जिन हाइट, इट स्पेसिफाइज द अमाउंट ऑफ स्पेस टू बी लेफ्ट एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ फ्रेम इन पिक्सल्स। यानी जो मार्जिन हाइट आपने दी तो टॉप से और बॉटम से
आपके फ्रेम की जो भी जितनी भी ऑक्यूपाई करेगा उसके साइडों पे ऊपर नीचे हमने स्पेस अगर छोड़नी है, कितनी छोड़नी है, तो मार्जिन हाइट से हम दे सकते हैं। और मार्जिन विड्थ क्या है कि लेफ़्ट राइट यानी साइड्स पे अगर आपने स्पेस जो है देनी है, कितनी देनी है, तो आप वहाँ यहाँ पे दे सकते हैं। नेक्स्ट है नेम। फ्रेम का नेम जो आपने देना है वो आप यहाँ पे देंगे और ये आगे फिर यूज़फुल भी होता है। उसके बाद है नो रिसाइज। इट मेक्स द फ्रेम अनरिसाइजेबल। यानी जब आप फ्रेम्स बना लेते हैं तो एक यूज़र जब वेब पेज को ओपन करके देखता है तो वो माउस को ड्रैग करके फ्रेम्स को छोटा बड़ा करके देख सकता है, यानी रिसाइज़ कर सकता है। किसी फ्रेम को बड़ा कर लिया, किसी को छोटा कर लिया। तो अगर हमने नो रिसाइज एट्रीब्यूट यूज़ किया हुआ होगा तो वो फिक्स हो जाएगा, फ्रेम की जगह फिक्स हो जाएगी, फ्रेम अपनी जगह से हिल नहीं सकेगा। उसके बाद है स्क्रोलिंग। इट स्पेसिफाइज द अपीयरेंस ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल स्क्रोल बार्स ऑफ फ्रेम। द पॉसिबल वैल्यूज़ आर येस, नो एंड ऑटो। ऑटो पे रख लेंगे तो अगर लेंथी टेक्स्ट होता जाएगा तो स्क्रोल बार्स खुद ब खुद जो है वो आ जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि स्क्रोल बार्स अपीयर ना हो तो आप नो जो है उसको चूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट है बॉर्डर। इट स्पेसिफाइड द विड्थ ऑफ द फ्रेम बॉर्डर इन पिक्सल्स। तो फ्रेम की विड्थ अगर आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दे सकते हैं उसके बॉर्डर की। ये एग्जांपल है, अगर आप देखें कि फ्रेम सेट रो वाइज डिवाइड किया हुआ है 30%, 30% और स्टैटिक। फ्रेम एट्रीब्यूट फ्रेम टैग यूज़ हो रहा है जिसमें सोर्स एक दी हुई है top.html और इस फ्रेम का नाम जो है वो टॉप रख दिया है। एक और फ्रेम यानी जो ऊपर वाला फ्रेम है ये 33% जो है ऑक्यूपाई करेगा स्पेस। दूसरे नंबर पे भी 33% है, तो दूसरे नंबर पे जो फ्रेम टैग आपने दिया वो भी 33% ऑक्यूपाई करेगा। और सोर्स क्या है, center.html। इसका नेम है सेंटर, इस फ्रेम का नेम रख दिया है। और एक तीसरा फ्रेम जो हमने स्टैटिक में दिया था, यानी 33 ऊपर वाले दो फ्रेम्स हो गए और ये तीसरा फ्रेम जो हम बना रहे हैं ये जितनी भी आगे जगह बचेगी तो वो इस फ्रेम ने ले लेनी है। इसमें हम दे रहे हैं bottom.html का लिंक और इस फ्रेम का नेम है बॉटम। The above example divides the screen into 3 horizontal frames. The first frame named top contains top.html, second frame named center contains center.html and the third frame named bottom contains bottom.html. उसके बाद है टारगेट फ्रेम। टारगेट फ्रेम क्या करता है कि जिसके अंदर हम चाहते हैं कि हमारा पेज जो है वो लोड हो। द टारगेट एट्रीब्यूट इन ए टैग, ए आपने पढ़ा था ना जिसमें आपने हाइपर रेफरेंस का एट्रीब्यूट यूज़ किया था। तो आप ए टैग में जो है टारगेट का एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हैं टू स्पेसिफाई द टारगेट फ्रेम इन विच द पेज विल बी लोडेड। दिस एट्रीब्यूट इज़ फ्रीक्वेंटली यूज्ड विद फ्रेम्स। It can be used to open different web pages in the same frame while other frames remain static.
ठीक है जी। हम जिसको हम रखना चाहते हैं अपने पेज को डायनामिक, हम कहते हैं कि जो भी हमारा पेज ओपन हो वो इसके अंदर हो, तो फिर हम बाकियों को स्टैटिक रख देंगे। इसके लिए हम जो है वो टारगेट एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ टारगेट एट्रीब्यूट आर एज फॉलोज। अब टारगेट एट्रीब्यूट में हम क्या क्या वैल्यूज़ दे सकते हैं। पहली वैल्यू है पेरेंट। तो पेरेंट और टॉप ये दोनों एक जैसा ही वर्क करते हैं कि पूरा जो ब्राउज़र विंडो आपकी है जिसमें आपका करंट पेज ओपन हुआ हुआ है, तो उस पे आपका नया पेज जो है वो ओपन हो जाएगा, जो भी लोड होना है पेज। और ब्लैंक, ये आपने पीछे भी एट्रीब्यूट पढ़ा था कि ये क्या करता है, एक नई ब्राउज़र विंडो को ओपन करता है, पिछले वाले को भी रहने देता है। तो जो सेल्फ है ये क्या करता है कि उस पेज में आपका जो है पेज लोड होता है जिसमें पहले से लिंक जिसमें हमने क्रिएट किया हुआ था, जिस पे क्लिक किया लिंक पे और उसी में दूसरा जो पेज लोड होना था वो लोड होना शुरू हो गया। नेक्स्ट आता है नो फ्रेम टैग। तो नो फ्रेम टैग का हम यूज़ इसलिए करते हैं कि कुछ वेब ब्राउज़र जो फ्रेम्स को सपोर्ट नहीं करते, तो अगर फ्रेम्स ओपन ना हो रहे हो तो नो फ्रेम के अंदर जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ होता है या कॉन्टेक्ट्स दिए हुए होते हैं वो अपेयर हो जाते हैं। नो फ्रेम टैग इज़ यूज टू स्पेसिफाई एन अल्टरनेट वेब पेज इफ़ द ब्राउज़र डज नॉट सपोर्ट फ्रेम्स। It is also very useful to specify a web page in no frame tag for the search engines to index the site। यानी कुछ ना कुछ पार्ट जो है नो फ्रेम के अंदर भी देना चाहिए ताकि सर्च इंजन जो है वो वेबसाइट की इंडेक्सिंग कर ले। तो ये फ्रेम से हट के, मतलब फ्रेम सेट वाला जब क्लोजिंग टैग हो जाता है, जैसे ये फ्रेम सेट का क्लोजिंग टैग है, इसके बाद हम नो फ्रेम टैग यूज़ करके हम कुछ कंटेंट जो है वो दे दें ताकि अगर फ्रेम्स ओपन नहीं होते तो इसके कंटेंट्स अपेयर हो जाएं, और अगर फ्रेम्स अपेयर होते हैं, फ्रेम्स ओपन हो गए, तो फिर नो फ्रेम के अंदर के कंटेंट्स वो नहीं दिखेंगे। तो फ्रेम्स के साथ इसका यूज़ कर लेना एक अच्छी ऑप्शन है। अब फ्रेम्स की वर्किंग को जानने के लिए हम एक प्रैक्टिस करते हैं ख़ुद से, और फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस जो है जितनी भी हैं वो आपने ख़ुद करनी होंगी। तो स्टार्ट करते हैं। राइट HTML कोड दैट डिस्प्लेज 2 हॉरिजॉन्टल फ्रेम्स ऑफ 20% एंड 80%। तो इस बात का क्या मतलब है कि आपने हॉरिजेंटल फ्रेम्स बनाने हैं तो रो वाइज आपने फ्रेम्स को डिवाइड करना होगा। द टॉप फ्रेम शुड डिस्प्ले 3 हाइपरलिंक्स। जो ऊपर वाला टॉप फ्रेम होगा उसमें 3 हाइपरलिंक्स आए। द पेजेस रेफर्ड बाय हाइपरलिंक्स मस्ट अपेयर इन द बॉटम फ्रेम। तो हाइपरलिंक्स ने जिन पेजेस को रेफ़र किया हुआ होगा वो पेजेस जो हैं वो नीचे वाले बॉटम फ्रेम में अपेयर होने चाहिए। तो इसका कोड देखते हैं। देखें, सबसे पहले नोटपैड ओपन किया और हमने लिखना शुरू किया फ्रेम सेट। अच्छा, आपने ये भी बात यहाँ नोट करनी है कि यहाँ पे हम HTML टैग, बॉडी टैग नहीं दे रहे, जहाँ पे हम फ्रेम्स वाला पेज बना रहे हैं, फ्रेम वाला कोड जहाँ पे लिख रहे हैं। फ्रेम सेट से स्टार्ट करते हैं और उसके एट्रीब्यूट्स ये रो वाइज शो के कहा गया है। 20% और 80% हमने कर दिए, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। उसके बाद फ्रेम टैग में हमने सोर्स में हमने क्या दिया, top.html। नेम हमने दिया इसका, फ्रेम का नेम दे दिया टॉप। और ये दोनों
टॉप डॉट एच टी एम एल और होम डॉट एच टी एम एल जो कि दूसरे फ्रेम में हम सोर्स में दे रहे हैं, ये हमने दो पेजेस भी बनाने हैं। तो इस वाले कोड को आपने इस तरह लिखकर आपने सेव कर देना है, सेव दी फाइल, इसका नाम रख लेना है फ्रेम डॉट एच टी एम एल। अब आपने क्या करना है कि एक और फाइल ओपन करनी है नोटपैड में और ये कोड लिखना है HTML बॉडी टैग, और हेडिंग 2 में आपने लिखना है वेलकम टू होम पेज, और इसमें आपने पैराग्राफ लिख दिया H3 टैग के अंदर, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये आपने पूरा एक पैराग्राफ लिखा। इसके बाद फ़ाइल को सेव कर लेना है होम डॉट एच टी एम एल, यानी ये वाली जो आपने फ़ाइल बनाई इसको आपने ये फ्रेम नंबर 2 में अपेयर होगी। किस तरह, ये देखें, यही जो आपने अभी लिखा था पैराग्राफ और ये हेडिंग, ये फ्रेम नंबर 2 में हमने इसका लिंक दिया हुआ है, तो ये उसमें अपेयर होगा डाटा। और एक और फाइल आपने जो है नोटपैड में ओपन करनी है और आपने कोड लिखना है ये वाला। तो इस कोड का जो पर्पज़ है, इसमें आपने लिंक्स बनाने हैं। ये आप टॉप डॉट एच टी एम एल फाइल जो है, ये वाली जो आपने इधर दी हुई है, ये वाली फ़ाइल बना रहे हैं। और टॉप के अंदर क्या होगा कि आपने एक तो होम, ये और ये जो बुक्स टेक्स्ट है, इनको आपने लिंक बनाना है। और इनके लिंक पे जो है कौन से आपके पेजेस जो है ओपन होंगे, होम डॉट एच टी एम एल और बुक्स डॉट एच टी एम एल, और तीसरा कॉन्टैक्ट्स डॉट एच टी एम एल। ये यानी आपने इसमें 3 लिंक्स बनाने हैं, जो कि ये अब आप देखिए, अगर ये टॉप पे फ्रेम में हमने अपने 2 फ्रेम्स जो बनाए थे, ऊपर वाले फ्रेम में हमने टॉप डॉट एच टी एम एल को लिंक दिया, तो टॉप डॉट एच टी एम एल जो है वो ऊपर ओपन होगा, और होम पेज जो है होम डॉट एच टी एम एल वो नीचे अपेयर होगा, ये ऊपर और ये नीचे, ये वाला पेज। तो ये वाला पेज बनाने के लिए हमने ये जो टैग कोड लिखा है टॉप डॉट एच टी एम एल का, कि जब हम होम पे क्लिक करें तो होम डॉट एच टी एम एल जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अगर हम बुक्स पे क्लिक करें तो बुक्स की भी एक जो है वो फाइल हमें बुक्स डॉट एच टी एम एल की बनानी पड़ेगी, वो भी ओपन हो जाएगी इधर इस वाले नीचे वाले फ्रेम में। और कॉन्टैक्ट एस के लिए भी जो है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे अपेयर हो जाएगी। तो अब आपको इस कोड की समझ आ गई होगी। इसको मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि जैसे हमारे पास ये आउटपुट है, ये हमारा वेब पेज इस तरह से हमने बनाना है। आप देख रहे हैं कि ये हमारा वेब पेज जो है 2 सेक्शंस में डिवाइड हुआ है, 2 फ्रेम्स में। एक में हमारा ये पहला पेज है, दूसरे में हमारा दूसरा पेज है। तो ये दोनों पेजेस अलग अलग बनाए गए हैं। ये टॉप डॉट एच टी एम एल हमारी फ़ाइल है, ये हमारी फ़ाइल जो है वो होम डॉट एच टी एम एल की फ़ाइल है। ये 2 फाइलें हैं। अच्छा, होम डॉट एच टी एम एल में तो होम पेज है हमारा, ठीक है। इसके अलावा आपने एक तीसरी फाइल भी बनानी है जो कि होगी बुक्स डॉट एच टी एम एल की। वो अभी होम पेज पे जो है होम वाला पेयर हो रहा होगा जब आप फर्स्ट टाइम लोड करेंगे पेज को। बुक्स वाला तब ओपन होगा जब आप इस बुक्स के लिंक पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो हमने ये दोनों पेजेस जो हैं अपने फ्रेम्स में जो है वो उनके लिंक्स में दे दिए। कैसे, ये ऊपर ऊपर आप देखें, ये वाला जो कोड है, हमने एक तीसरा पेज बनाया, तीसरा कोड लिखा, तीसरी फाइल बनाई जो हमने फ्रेम्स की फ़ाइल बनाई। और इस फ्रेम्स की फ़ाइल में हमने टॉप डॉट एच टी एम एल का लिंक दिया सोर्स एट्रीब्यूट में, और नीचे वाले फ्रेम में हमने होम डॉट एच टी एम एल का लिंक दिया। तो ये दोनों अपेयर हो जाएंगे। टॉप में हमने 3 लिंक्स बनाए हुए हैं
और होम में होम की इंफॉर्मेशन है। तो टॉप में जो 3 लिंक्स बनाए हुए हैं, जिस पे लिंक पे भी हम क्लिक करेंगे उसका जो है वो पेज ओपन हो जाएगा। कॉन्टैक्ट अस जो है उसकी भी आप जो है वो इंफॉर्मेशन एक फ़ाइल बना सकते हैं। ये अच्छा, अब आपने यहाँ पे एक और चीज़ जो हमने टारगेट एट्रीब्यूट पढ़ा था कि टारगेट यानी होम फ्रेम कौन सा है, हमारा दूसरा फ्रेम, वो हम के उसमें हमारा जो है ना कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल ओपन हो, ये चीज़ मेंशन करनी ज़रूरी होती है। ये देखें, यहाँ भी आप देखें अगर कि जब हमने होम डॉट एच टी एम एल दिया तो टारगेट हमने होम दिया कि होम पेज के ऊपर ओपन हो। यहाँ भी बुक्स डॉट एच टी एम एल भी जब क्लिक करें तो उसकी इन्फॉर्मेशन होम पेज में यानी होम वाले फ्रेम में अपेयर हो। यहाँ पे अगर हम होम की जगह पे लिख देते हैं टॉप यानी ये वाले इस वाले फ्रेम का नाम, तो फिर हम जब हम क्लिक करेंगे तो होम वाली इन्फॉर्मेशन टॉप पे अपेयर होगी, बुक्स वाली इन्फॉर्मेशन टॉप पे अपेयर होगी। तो ये जो हमने टारगेट दिया हुआ होगा तो वही जो है फ्रेम हमारा सिलेक्ट हो जाएगा कंटेंट्स को डिस्प्ले करवाने के लिए। ठीक है, ये उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी एग्जाम्पल। तो अब जो आगे फर्दर एग्जाम्पल्स आ रही हैं वो आपने करनी है खुद। प्रैक्टिस 5.2 ये आपने करनी है। तो इसमें आपने करना यही है कि 3 फ्रेम्स बनाने को कहे गए हैं जिसमें 3 फ्लैग्स वो दिखाए। तो 3 फ्लैग्स जो हैं वो आपने अलग अलग HTML की फ़ाइल बना के उसमें जो है सोर्स से आपने ले लेनी है और फिर उनको फ्रेम्स के अंदर डाल देना है, एक फ्रेम की जो फ़ाइल बनेगी उसके अंदर। प्रैक्टिस 5.3 है, ये इसकी इस तरह से जो आपको वेब पेज नज़र आ रहा है ये हमने बनानी है। तो ये सारा कोड जो आप ये देख रहे हैं ये सारा, ये और यहाँ तक ये सारा कोड इसी वेब पेज जो ये बना हुआ है, आउटपुट जो नज़र आ रही है ये इसका है। तो आप इसको भी जो है देखिएगा, ये आप इसको कर लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं नेस्टेड फ्रेम्स की। अ फ्रेम विद इन अ फ्रेम इज कॉल्ड नेस्टेड फ्रेम। नेस्टेड फ्रेम्स आर यूज्ड टू डिवाइड द पेज इनटू मल्टीपल लेवल्स। यानी अब आप एक फ्रेम को फर्दर अगर डिवाइड करना चाह रहे हैं, एक फ्रेम आपने रो वाइज अगर 2 बना लिया, डिवाइड कर लिया, और आप फ्रेम नंबर 2 को मज़ीद डिवाइड करना चाहते हैं, जैसे ये अगर आप देखें कि ये आपने पहले रो वाइज एक ये फ्रेम बना लिया था, एक ये फ्रेम बना लिया था। अब ये नीचे वाला जो फ्रेम है इसको हम फर्दर डिवाइड कर दिए, एक इस फ्रेम में और एक इस फ्रेम में, तो फिर ये नेस्टिंग की हुई है। तो नेस्टिंग करने के लिए आप बिल्कुल उसी तरह फ्रेम सेट यूज़ करेंगे। फ्रेम सेट टैग रोज़ में आपने 2 रोज़ में डिवाइड कर दिया। उसके बाद आपने क्या किया कि पहला फ्रेम जो आपने देना है ऊपर वाला, उसमें हमने टॉप डॉट HTML का लिंक दिया और उसका नाम रख दिया टॉप। उसके बाद दूसरे फ्रेम को जो कि हमने डिवाइड करना है तो उसके लिए भी कंटेनर पहले बनाना ज़रूरी है। तो फ्रेम सेट का टैग दोबारा देंगे हम और उसको कॉलम वाइज डिवाइड कर रहे हैं 20% और 80%। फिर उसके अंदर हम 2 फ्रेम्स बना रहे हैं, एक लेफ़्ट का या फिर दूसरा राइट वाले को राइट का नाम भी दे सकते हैं या मेन का नाम भी दे सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे मेन का नाम दिया हुआ है, आप चाहें तो राइट का नाम दे सकते हैं, और एक को लेफ़्ट का दिया हुआ है। उसके बाद फ्रेम सेट ये वाला भी एंड हो रहा है और फिर जो ऊपर वाला फ्रेम सेट था वो वाला भी एंड हो रहा है। ये इस तरह की आउटपुट ये हमने दी थी 20% और ये थी 80%। तो हमने जब पहली दफ़ा फ्रेम को डिवाइड किया था ये हमने
ये 20% रो वाइज जब किया था ये 20% था और ये पूरा एरिया 80% था। और जब हमने इस 80% वाले को मज़ीद डिवाइड किया तो ये वाला हो गया 80% में से 20% ये एरिया और 80% ये एरिया। तो इस तरह से फ्रेम की नेस्टिंग होती है। इससे रिलेटेड जो है वो फर्दर प्रैक्टिस 5.4 है, इसको आपने करना है। तो इसकी आप आउटपुट जो है वो देख रहे हैं, इस तरह की आउटपुट जो है वो अपेयर होगी। तो फ्रेम्स का टॉपिक आज ख़त्म होता है यहीं पर, इसको हम एंड करते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिसेस कीजिए, कंप्यूटर के ऊपर कीजिए। कोई चीज़ समझ नहीं आती तो मुझसे पूछिएगा। तो फिर अगले लेक्चर तक मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।